करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सभापति महोदय, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से लिखे हुए इस संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमारे संरक्षण का, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के संरक्षण का वादा किया। बाबा साहेब ने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है। मान्यवर, वक्फ बिल ला करके जिन्होंने इस वक्फ बिल को ड्राफ्ट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है बार बार। वक्फ के बारे में आपको जानकारी, वक्फ है क्या? वक्फ एक फरीजा है हर मुसलमान के लिए, जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है। वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये शोर मच रहा है, जेडीयू भी कहती है, टीडीपी भी कहती है और सहयोगी दल भी कहते हैं कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कराने का काम कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी धारा 3R1 को, जिसके अंदर वक्फ बाय यूजर था, उसको हटा दिया गया और क्या शामिल किया गया, मैं ये पढ़ करके बता रहा हूं। ये बिल है, इसके अंदर लिखा है, परंतु वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के रूप में रजिस्ट्रीकृत संपत्तियों को उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय, बस आगे आ गया काम, सिवाय संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। माने सभापति महोदय, 2005-6 में विभिन्न राज्य के बोर्डों द्वारा सच्चर कमेटी के समक्ष यह कहा गया, दिल्ली में 316, राजस्थान में 60, कर्नाटक में 42, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60, उड़ीसा में 53 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनके ऊपर सरकार के कब्जा किया हुआ है। इसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो इसके ऊपर से वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा था, जब आपने सिवाय संपूर्ण और पूर्णतः लिखा और या भागतः लिखा, तो आपने पूरी तैयारी कर करके लिखा। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं, उसमें 500-500 साल के पुराने कब्रिस्तान हैं, उसमें ईदगाहें हैं, गांव-गांव के अंदर बनी हुई मसाजिद हैं। और आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ बाय यूजर खत्म करा दिया। ये इतना बड़ा हथियार दे दिया कि आप जाइए, लड़ते रहिए। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि साहब, अब जब कोई विवाद पैदा होगा तो उस विवाद की स्थिति में डेजिग्नेटेड ऑफिसर उसको सुनने का काम करेगा और वो तय करने का काम करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन वो तय कब करेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं।
और जब तक वो तय नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी का मालिक सरकार रहने का काम करेगी। तो 11,500 हेक्टेयर लैंड तो उत्तर प्रदेश के अंदर, और कर्नाटक का विवाद सबके सामने है। बड़ा शोर मचा था कर्नाटक में। मैं गया कर्नाटक के अंदर क्या मान्यवर 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड की थी, जिसके अंदर से 71,000 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट सरकार ने कर दिया, और 19,000 और 20,000 के बीच में वहां के जो दरगाहों के या मुतवल्ली थे, उन्होंने अपने परिवारों में बांट लिया। तो ये जो हंगामा बचा, 1999 में एक आदेश आ गया, वक्फ ऑलवेज वक्फ, तो ये पुराना आदेश नल एंड वाइड हो गया। सरकारें भाजपा की भी रही, कांग्रेस की भी रही, दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए। मैं उन नोटिस की कॉपी भी लेकर आया था। दोनों सरकारों ने नोटिस इश्यू किए, लेकिन जेपीसी ने हंगामा उतरा तो सब हमारे चेयरमैन साहब भी हवाई जहाज लेकर के गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, वहां कुछ मिला ही नहीं, वहां कुछ नहीं मिला। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं कि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट, विधेयक के खंड 40A की धारा 107 जो वक्फ संपत्तियों की समय सीमा को अधीन करता था, लिमिटेशन एक्ट लागू करता था, आपने हटा करके 108 और 41 में 108 और 108 एक को हटा दिया। 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसकी प्रायज्यता पर रोक लगा दी थी, जिसका अर्थ है कानूनी दावों के समय पाबंदी के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आपने रास्ता खोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा बैठ करे हुए लोग हैं, अब वो कब्जा धारक जाकर के एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है और मालिकाना हक हासिल करने की बात कर सकता है। आपने जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, वो पहले गैर जमानती हुआ करता था, आपने उसे जमानती कर दिया, आपने उसे अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। तो आपने तो पूरा का पूरा खुला मैदान उसके सामने खड़ा कर दिया। आपने बार बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था, वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में खबर,
एक ही प्रॉपर्टी की 3-3 4-4 बना दी और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने। और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज सब प्लीज आप मान्य नहीं, वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। आपसे अनुरोध है कि माननीय 2 मिनट का समय और दे दें। ये बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप एक बात बता दीजिए, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप किस तरह तय करेंगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? ये कौन बताएगा कि आपकी क्या परिभाषा है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की? सारे मुसलमान 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते, सारे मुसलमान रोजा भी नहीं रखते, और उसका पैमाना क्या होगा कि वो मुसलमान है कि नहीं है? तो ये आपने रास्ते इस तरह खोल करके ये सीधे सीधे जो संविधान के अंदर हमारी धारा 14 में अधिकार है उसके ऊपर आपने अतिक्रमण करने का काम कर दिया। मैं आप लोग एक माननीय चेन्नप्पा रेड्डी के एक कथन को जरूर कहना चाहूंगा। हमारी परंपरा हमें सहिष्णुता सिखाती है, हमारा संविधान, ये संविधान हमें सहिष्णुता का अभ्यास कराता है। हमें इसे कमजोर नहीं करना चाहिए, यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वो ये अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम मैं आप हाथ जोड़कर विनती करता हूं। अभी हमें सौगातें मोदी मिली, 1 सेकंड, हमें सौगातें मोदी मिली। हमें सौगातें मोदी में ईद की सवैयां नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी।